हेलो एवरीवन, मैं गणेश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। गाइस, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं 11th क्लास की हिस्ट्री और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं रोम साम्राज्य के बारे में, जिसको हम रोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि ये साम्राज्य जो है कितना विशाल था और किन किन क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। तो इसको हम थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से भी इसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे, मैप की सहायता से इसको देखेंगे ताकि आपको ये चैप्टर जो है लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो ये तीन जो महाद्वीप हैं उन तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो तीन महाद्वीप कौन कौन से थे? तो पहला जो था वो था यूरोप, एशिया और अफ्रीका। हालांकि एशिया के पूरे एशिया में नहीं फैला हुआ था और अफ्रीका जो महाद्वीप में फैला था तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में नहीं फैला हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में तो था ही, इसके अलावा एशिया का पश्चिमी जो भाग था, यानी कि जिसको हम पश्चिमी एशिया कहते हैं, उस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य जो है वो विस्तृत था। इसके अलावा अगर हम अफ्रीका की जब बात कर रहे हैं तो अफ्रीका के पूरे अफ्रीका वाले पार्ट में नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका, इसको हम थोड़ा सा मैप की दृष्टि से, मैप के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो यहाँ पर एक यूरोप में था, इसके अलावा अफ्रीका का जो उत्तरी अफ्रीका का पार्ट जो है वहां, और ये जो है एशिया का पश्चिमी एशिया का जो पार्ट है, यानी कि रोमन साम्राज्य ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। ठीक है। इसके अलावा अगर वाइज हम बात करें तो रोमन साम्राज्य जो है वो चूंकि यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ था, तो यूरोप और अफ्रीका को जो सागर जो है वो अलग करता है उसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? भूमध्य सागर। यानी कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाले सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर को ये जो रोमन साम्राज्य है उसका हृदय माना जाता था। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था, तो वो क्या था? भूमध्य सागर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी तक, ईसा मसीह के जन्म से, सपोज ईसा मसीह का जन्म जो है 1 ईस्वी को होता है। ठीक है। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम ईसा पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के बाद के काल को ईस्वी के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से के बाद 630 ईस्वी तक इस यूरोप, अफ्रीका और एशिया, इन महाद्वीपों में दो साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। वो दो साम्राज्य कौन कौन सा था? तो पहला अभी हम बात कर रहे थे कि रोमन साम्राज्य था, एक तो था रोमन साम्राज्य, और दूसरा कौन सा था? ईरानी साम्राज्य। ईरानी साम्राज्य जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य जब दोनों ही साम्राज्य एक समय में था, तो ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। क्या थे? विरोधी थे। ठीक है। और दोनों ही साम्राज्यों के बीच में समय समय पर झगड़े, लड़ाइयां होती रहती थी। अगर हम रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य की तुलना करें तो इन दोनों साम्राज्यों में रोमन साम्राज्य विशाल था, श्रेष्ठ था। वो किस आधार पर कहा जा सकता है? क्योंकि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधताएं जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा रोमन साम्राज्य जो है ये एशिया का, जो पश्चिमी एशिया का जो पार्ट है, उससे लेकर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भी ये फैला हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक ये बनाया है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के पूर्वी दक्षिणी भाग से लेकर इधर की ओर जितना भी एशिया वाला पार्ट आता है उधर ये फैला हुआ था ईरानी साम्राज्य अफगानिस्तान की तरफ तक। ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी तक पूरे यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में दो साम्राज्य थे। वो दो साम्राज्य कौन कौन सा था? एक था रोमन साम्राज्य और दूसरा था ईरानी साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो था वो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा विविधता पूर्ण थी। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग जो है वो निवास करते थे। ठीक है। और ये जो साम्राज्य थे दोनों, वो एक दूसरे के विरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, और इनके बीच में हमेशा झगड़े की स्थिति बनी रहती थी और एक दूसरे से ये लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि रोमन साम्राज्य की आज,
तो हम रोमन साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में ज्यादा ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य की जो दो प्रमुख भाषाएं रही है, एक तो लातिनी जिसको लैटिन भाषा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा यूनानी। ये दो प्रमुख भाषाएं रही है रोमन साम्राज्य की, जिसमें उसके जो सारे ऑफिशियल वर्क हैं वो इन्हीं दो भाषाओं में होते थे। हालांकि इसके अलावा भी ईरानी साम्राज्य में और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, परंतु जो ऑफिशियल वर्क जो होता था वो किस में होता था, तो लैतिनी भाषा और यूनानी भाषा में। अगर हम देखें पूर्वी भाग जो था, यानी कि इसका जो पूर्वी पार्ट होगा, ये वाला पूर्वी पार्ट जो था रोमन साम्राज्य का, वहां के लोग यूनानी बोलते थे, और पश्चिमी जो भाग था यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ के लोग जो हैं वो लातिनी भाषा बोलते थे और उसको लिखते थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक अभी तक आपको क्लियर होगा क्या क्या चीजें हमने देखा है अभी। तो जो रोमन साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कौन कौन से महाद्वीप में था, तो रोमन साम्राज्य जो है वो यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। एशिया का कौन सा पार्ट था, पश्चिमी एशिया, और अफ्रीका का उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, अब हमने देखा कि ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी तक 2 साम्राज्य थे, रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य। रोमन साम्राज्य जो था सांस्कृतिक विविधता जो है वहां पर बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, परंतु लातिनी जिसको लैटिन और यूनानी भाषा जो है वो प्रमुख भाषाएं थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की एक खास विशेषता ये रही है कि रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्या थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी, इतनी अच्छी कि आज स्वतंत्र होने के बाद कई देशों में महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज्यादा स्थिति अच्छी रोमन साम्राज्य में थी महिलाओं की। ठीक है, इसके अलावा एक और विशेषता जो है वो है दास श्रम। रोमन साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था था वो दास श्रम पर आधारित था, यानी कि कृषि और पशुपालन जैसी जो गतिविधियां होती थी वो सारी चीजें जो हैं वो दास श्रम पर आधारित था। अब दास किसे कहते हैं, तो दास ऐसा व्यक्ति जिससे काम करवाया जाता है परंतु उसको काम के बदले में वेतन या भत्ता नहीं दिया जाता है। ठीक है, उसको हम दास कहते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता है, खुद का स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, दास कहा जाता है। ठीक है, तो जो रोमन साम्राज्य था वो दास श्रम यानी दास व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था थी वहां की। ठीक है, तो आई होप अभी तक इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है, ऐसे कौन कौन से स्रोत रहे हैं जिससे हम रोमन साम्राज्य के बारे में ये सारी जानकारियां जुटा पा रहे हैं, तो रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत रहे हैं। कितने, 3 प्रमुख। कौन कौन सा, एक तो है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री में क्या क्या चीजें आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई साम्राज्य विकसित होता है तो वहां पर यात्रा करने के लिए यात्री आते हैं, तो यात्रियों द्वारा जो लिखे गए वृतांत रहे जिसको हम यात्रा वृतांत कहते हैं, उन्हीं यात्रा वृतांतों के माध्यम से हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज, जिसको पांडुलिपि के नाम से भी जानते हैं। पांडुलिपि भी जो है उसके माध्यम से भी हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। पपायरस आपने सुना होगा, पपायरस जो है नील नदी के एक पौधा होता है ये, और नील नदी के किनारे जो है ये उगता था, उसी के ऊपर ये पांडुलिपि लिखी गई थी जो दस्तावेज के रूप में रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है। तीसरा जो जानकारी का स्रोत है वो है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेषों में जैसे इमारतें, जब रोमन साम्राज्य रहा होगा और जब इतिहासकारों ने इसकी खुदाई करी तो उस समय जो है रोमन साम्राज्य के कुछ अवशेष मिले होंगे, वहां के जो इमारतें रही होंगी या स्मारक रहा होगा या मिट्टी के बर्तन रहे होंगे, और इसी के आधार पर यह अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर कई वर्ष पहले एक रोमन साम्राज्य नाम का भी कोई साम्राज्य था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी के 3 प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन सा, एक पाठ्य सामग्री जिसमें हम यात्रा वृतांत को शामिल करते हैं, दूसरा प्रलेख या दस्तावेज जिसमें हम पांडुलिपि को शामिल करते हैं, और तीसरा भौतिक अवशेष जिसमें इमारतें, स्मारक और बर्तनों को शामिल किया जाता है, मिट्टी के बर्तनों को। अब यहाँ पर एक वर्ड है आपके बुक में, वर्ष वृतांत। वर्ष वृतांत क्या होता है,
तो यात्रियों द्वारा वर्ष भर लिखे गए वृतांत, यानी कि पूरे साल में जो वृतांत लिखा जाता है उस टाइम का, उसी को वर्ष वृतांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी यात्री द्वारा पूरे वर्ष की घटनाओं का लेखा जोखा तैयार करना, वो क्या कहलाता है? वर्ष वृतांत कहलाता है। एक और वर्ड है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो है पपायरस। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सरकंडा जैसा पौधा है जो नील नदी के किनारे उगा करता था, और इसी के माध्यम से दस्तावेज यानी पांडुलिपि जो है वो तैयार किया जाता था। ठीक है, तो चलिए हम आज अपने चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे आपको लिए लेकर आऊंगा कि आरंभिक जो काल था इसका, रोमन साम्राज्य का, वो कैसा रहा है और ये साम्राज्य कैसे कैसे विकसित होता गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।